नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरओ एआरओ जीएस मॉक टेस्ट 80, जिसमें कि 35 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं और ये प्रश्न आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ एआरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में। आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए क्लास, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं अमेजॉन या फिर फ्लिपकार्ट से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर से जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करिए। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे अपने पहले प्रश्न से। प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में दिए गए हैं, तो प्रश्न को आराम से पढ़िए, उत्तर देने का प्रयास करिए। पहला प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ आपको किताब के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको रचनाकार दिए गए हैं। कुमार पाल चरित्र की बात करेंगे तो ये हेमचंद द्वारा लिखित है, ये एकदम सही है। कीर्ति कौमुदी की बात करेंगे तो इसे सोमेश्वर ने लिखा है, ये भी सही है। रामचरित करेंगे तो इसे संध्याकर नंदी ने लिखा है, ये भी आपका सही है। यहाँ पर नॉट करेक्टली मैच पूछा गया था, इसी वजह से इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? बसंत विलास, बी आपका सही उत्तर है। व्याख्या देखते हैं। बसंत विलास की अगर हम बात करेंगे तो इसके जो रचनाकार हैं, इसके जो लेखक हैं वो है बालचंद्र, नाम याद रखिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पर याद रखना है वो ये है कि बसंत विलास में किस डायनेस्टी के बारे में लिखा गया है, तो इसमें चालुक्य वंश का इतिहास मिलता है। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न हम देखते हैं दूसरा। मध्य पाषाण कालीन स्थल बागौर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? घग्गर, सरस्वती, हिंडन या फिर कोठारी नदी? तो जो बागौर है वो आपका कोठारी नदी के तट पर स्थित है। ये कहां पर है? ये राजस्थान में है। हिंडन अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था, उत्तर प्रदेश में इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है आलमगीरपुर, जो कि मेरठ में है, और वो किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे है। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसलिए मैं आपको एक बार रिवाइज करा दे रही हूँ। अब डी का हम व्याख्या देखते हैं। जब हम बात करते हैं बागौर की, तो अभी मैंने आपको बताया ये राजस्थान में है, ठीक है। किस नदी के तट पर है? कोठारी नदी के। कोठारी किसकी सहायक नदी है? बनास की, याद रखिएगा, ठीक है। और इसका उत्खनन किसने किया था? बीएन मिश्र ने किया था। तो सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड प्रश्न को हम देखते हैं। मध्यकालीन भारत में हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन सा वंश शामिल नहीं था? तो इनमें से कौन सा वंश शामिल नहीं था ये पूछा है। सबसे पहले आपको दिया है गुर्जर प्रतिहार वंश, फिर पल्लव वंश, फिर पाल वंश, फिर आखिरी में आपको दिया है राष्ट्रकूट वंश। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका पल्लव वंश, ठीक है। पल्लव वंश आपका त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल नहीं था। अगर हम त्रिपक्षीय संघर्ष की बात करें तो ये संघर्ष किस चीज को लेकर था? कन्नौज को लेकर था, ठीक है। एक तरफ आपके गुर्जर प्रतिहार थे, दूसरी तरफ आपके पाल वंश था, और एक तरफ आपका राष्ट्रकूट था। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो गुर्जर प्रतिहार था उन्होंने पाल को और राष्ट्रकूट को हरा दिया था। गुर्जर प्रतिहार नरेश मिहिर भोज ने कृष्ण तृतीय, जो कि आपके राष्ट्रकूट से बिलोंग करते थे, राष्ट्रकूट वंश के थे, और नारायण पाल जो कि आपके पाल वंश के थे, इन दोनों को हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया था और कन्नौज को अपनी राजधानी बना दी थी। तो ये भी याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पहले भी बना है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, चौथा प्रश्न। दिल्ली में तुगलकाबाद के निकट आदिलाबाद के किले का निर्माण किसने कराया? तो आदिलाबाद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया, फिरोज शाह तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, या फिर गयासुद्दीन तुगलक ने? तो आदिलाबाद की जब हम बात करते हैं तो आदिलाबाद का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कराया गया था, एमबीटी द्वारा। अब मोहम्मद बिन तुगलक की जब भी क्लास हम बात करते हैं तो आप याद रखिएगा, दिल्ली से दौलताबाद किसने अपनी
कैपिटल को ट्रांसफर किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। टोकन करेंसी किसने चलाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दीवाने को ही किसके समय पे आए थे? तो ये भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे। दीवाने को ही किस चीज से रिलेटेड था? एग्रीकल्चर से रिलेटेड था। याद रखिएगा, फोर्थ का सी आपका सही उत्तर है। पांचवें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संत चिश्ती संप्रदाय से संबंधित नहीं है? निजामुद्दीन औलिया, शेख हुसैनी, शेख अब्दुल्ला, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो यहाँ पर मैं बता दूं, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख हुसैनी और निजामुद्दीन औलिया ये तीनों आपके चिश्ती संप्रदाय से है, लेकिन शेख अब्दुल्ला जो है वो आपके चिश्ती संप्रदाय से नहीं है, ये सतारी सिलसिले से है। ये चीज आप याद रखिएगा। सतारी सिलसिले से एक और बहुत इंपॉर्टेंट आपके संत है जिनका कि नाम पेपर में पूछा जाता है, उनका नाम याद रखिएगा, शाह मोहम्मद गौस। एक बार पेपर में ये भी पूछा गया था शाह मोहम्मद गौस किस सिलसिले से रिलेटेड है, तो आप याद रखिएगा सतारी सिलसिले से। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, छठवां प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन विद्रोहियों में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सबसे पहले हुआ था? तो कौन सा मूवमेंट आपका सबसे पहले हुआ था? कौन सा मूवमेंट? रिवोल्ट। तो यहाँ पे गडकारी विद्रोह दिया है जो कि महाराष्ट्र में हुआ था। कूका विद्रोह कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। कुकी विद्रोह कहाँ पर हुआ था? कुकी विद्रोह आपका मणिपुर में हुआ था। चिंचू आंदोलन की बात करें तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। तो ये कहाँ पर हुआ, मतलब कौन सबसे पहले हुआ है? तो गडकरी विद्रोह जो है, गडकरी या गडकरी विद्रोह याद रखिएगा, ये सबसे पहले हुआ था 1844 में। ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए 1844 में गडकरी विद्रोह हुआ था जो कि महाराष्ट्र में। पंजाब का जो कूका विद्रोह है वो 1860 में हुआ है। मणिपुर में कुकी विद्रोह 1917 में हुआ है और आंध्र प्रदेश में चिंचू विद्रोह जो है वो 1920 में हुआ है। तो सारे पॉइंट्स परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक जगह नोट डाउन जरूर करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां। ब्रिटिश भारत में द्वितीय फैक्ट्री अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो सेकेंड फैक्ट्री एक्ट की बात की गई है, तो मैं आपको बता दूं जो पहला फैक्ट्री एक्ट था वो 1881 में आया था। किसके समय में आया था? लॉर्ड रिपन के समय में आया था। सेकेंड फैक्ट्री एक्ट इसी के 10 साल बाद आया था 1891 में। और इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है सेकेंड फैक्ट्री एक्ट कब आया था? तो वो 1891 में आया था। 7 का बी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर हम व्याख्या देख लेते हैं। 1891 में सेकेंड फैक्ट्री एक्ट आया और उस समय वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड लैंसडाउन था। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था तो वाइसरॉय कौन था बताइए? लॉर्ड रिपन था। सब याद रखिएगा। अच्छा, इस एक्ट में क्या बोला गया था ये भी देख लीजिए। इस एक्ट में बोला गया था जो भी बच्चे हैं अगर उनकी आयु 9 वर्ष से कम है तो उनका कारखानों में वर्क करने पे पूरी तरीके से निषेध लगा दिया गया था। मतलब दे वर नॉट अलाउड टू वर्क इन इंडस्ट्रीज। यहाँ पे देख लीजिए, इसमें 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कारखानों में कार्य करने पर पूर्ण निषेध कर दिया गया था और सप्ताह में 1 दिन का अवकाश का प्रावधान भी किया गया था। तो दोनों चीज याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाना होगा तो इस तरीके से पूछ लेगा। 8th को हम देखते हैं। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो ईस्ट इंडियन एसोसिएशन 1876 में बना था? नहीं। 1854 में बना था? नहीं। 1875 में? नहीं। कब बना था? 1866 में। अगर ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की हम बात करें तो ईस्ट इंडियन एसोसिएशन को फाउंड किसने किया था? दादा भाई नरोजी ने किया था। और कहां पर? लंदन में इसकी नींव रखी थी। दादा भाई नरोजी की अगर हम बात करेंगे तो दादा भाई नरोजी से रिलेटेड क्या क्या चीजें आप याद रखेंगे? इनको ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। ठीक है। दूसरी चीज आप याद रखेंगे, इन्होंने ड्रेन थ्योरी किसने दी है? दादा भाई नरोजी ने दी है। तो यहाँ पर देखिए 8वें का आपका डी सही उत्तर है। 1866 में दादा भाई नरोजी द्वारा लंदन में इसकी स्थापना की गई थी। 1869 में इसके और भी ब्रांचेस आपके खोले गए भारत में, जो कि आपके बॉम्बे में था, कोलकाता में था और मद्रास में था। ठीक है। यहाँ पर देखिए इस एसोसिएशन का जो प्राथमिक उद्देश्य था, जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, वो भारत की स्थितियों के बारे में ब्रिटिश जागरूकता बढ़ाना और भारतीय कल्याण के लिए सार्वजनिक समर्थन जुटाना था। ये भी याद रखिएगा। 9वें प्रश्न को हम देखते हैं। वर्ष 1927 के कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के खिलाफ नारा साइमन गो बैक का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो किस पे बोला गया था साइमन गो बैक बताइए? लाहौर में, कोलकाता में कि मद्रास में कि मुंबई में? यहाँ पर आपका सही उत्तर है मद्रास के सेशन में साइमन गो बैक का नारा दिया गया था।
और मद्रास के सेशन को प्रिसाइड किसने किया था? एम.ए. अंसारी ने किया था। ये भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। क्लास आप सभी को पता है ये कौन सा समय चल रहा है? नेहरू रिपोर्ट, ठीक है। 1927 में साइमन कमीशन की बात की गई और आपको पता है कि साइमन कमीशन में एक भी कोई भी भारतीय नहीं थे, सब आपके ब्रिटिशर्स थे, यूरोपियंस थे। इसी वजह से लोग इसका विद्रोह कर रहे थे, साइमन गो बैक का नारा दे रहे थे, हर जगह काला झंडा दिखाया जा रहा था। 1928 में आपकी नेहरू रिपोर्ट आती है। नेहरू रिपोर्ट के लिए तो भारतीयों को चैलेंज दिया गया था, भाई ठीक है, अगर आपको अपना इतने संवैधानिक ढांचे की दिक्कत हो रही है और आपको लगता है, ब्रिटिशर्स ने बोला कि अगर आपको लगता है कि आप इतने योग्य हैं तो एक काम करिए, आप ही लोग अपनी एक रिपोर्ट तैयार करिए। तो फिर 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनकर तैयार हो गई, ठीक है। और जब नेहरू रिपोर्ट बनकर तैयार हो गई तब इस पर ब्रिटिशर्स ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। 1 साल का समय दिया गया कि नेहरू रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करो, नहीं, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तब साइमन कमीशन का वेट होने लगा कि नहीं, जब तक साइमन आएगा, साइमन अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा तब उस पर होगा। तो नेहरू रिपोर्ट पे कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। भारतीयों ने चैलेंज तो एक्सेप्ट किया, अपनी रिपोर्ट भी तैयार की। इसको नेहरू रिपोर्ट किसके नाम पे रखा गया? मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी, मेन रोल किया था, तो उसी के नाम पर नेहरू रिपोर्ट नाम पड़ गया, ठीक है। और याद रखिएगा, जब 1 साल तक का समय दिया गया कि आप लोग लो, हमारी रिपोर्ट तैयार है, आप करो, एक्शन लो, तो ब्रिटिशर्स ऐसे हमको नहीं सुनाई दे रहा हो रहा है। तो यहाँ पर सबने बोला कि भाई ठीक है, हम 1 साल का समय आपको दे रहे हैं, 1 साल में इसको इंप्लीमेंट करो, नहीं तो हम भी अब आपको बताएंगे। तो फिर 1929 में आपको पता है, जब नेहरू रिपोर्ट पर कोई भी एक्शंस नहीं लिया ब्रिटिशर्स ने, तो 1929 में लाहौर सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि अब हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे, अब हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमको स्वराज नहीं, अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। और हर साल 24 जनवरी को हम पूर्ण स्वराज दिवस की तरह 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वराज दिवस की तरह मनाएंगे, ठीक है। ये सब फैक्ट्स है जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर सेशन की जवाहरलाल नेहरू ने की थी, ठीक है। रावी नदी के तट पर झंडा फैलाकर उन्होंने कहा, आज से हमारी डिमांड होगी पूर्ण स्वराज की, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। अब गया, नेहरू रिपोर्ट एक्सेप्ट कर लिए होते तो ठीक था, अब नेहरू रिपोर्ट नहीं माने तो अब हमारी डिमांड मानो पूर्ण स्वराज की, ठीक है। और आप सभी को पता है 1931 से 32 ये सब जो आपका समय चल रहा है, इस समय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, वही साइमन कमीशन की रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, तो याद रखिएगा सी आपका 9th का सी सही उत्तर होगा। 1927 में आपका सेशन मद्रास में होता है, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर एम.ए. अंसारी करते हैं। इस अधिवेशन में साइमन गो बैक का नारा दिया जाता है, ठीक है। और भारत में संवैधानिक स्थिति के आकलन के लिए साइमन कमीशन फरवरी 1928 में भारत आता है, ये तो आपको पता है। चलिए 10वें प्रश्न को हम देखते हैं। शाही आयोग के गठन में के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? तो लॉर्ड रेडिंग था, लॉर्ड इरविन था, लॉर्ड वेलिंगटन था या फिर लॉर्ड कर्जन था? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो है आपका लॉर्ड रीडिंग, ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। देखिए रॉयल कमीशन को शाही कमीशन जो है ये आपका, ये 1923 में आपका इसका गठन हुआ, ठीक है। और इसको ली कमीशन भी कहते हैं क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम लॉर्ड ली था, उनके नाम पर इसे ली कमीशन भी कहते हैं। इस कमीशन ने जो मुख्य सेवाएं थी, जो सर्विस थे, उनको 3 हिस्सों में बांटा था। इन्होंने कहा एक ऑल इंडिया सर्विस होगा, एक अखिल भारतीय, दूसरा आपका केंद्रीय होगा सेंट्रल, और तीसरा आपका प्रोविंशियल होगा जिसको कि प्रांतीय सर्विस कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा क्या रिकमेंडेशन इन्होंने दी थी। 11वें प्रश्न को अब हम देखते हैं। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों से हटाकर संविधान के किस भाग में स्थानांतरित कर दिया गया था? राइट टू प्रॉपर्टी की बात की गई है, उसको भाग 10 में, भाग 12 में, भाग 18 में कि भाग 22 में, किसमें आपके ट्रांसफर किया गया था? तो राइट टू प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है पहले ये एक मौलिक अधिकार था, ठीक है, मौलिक अधिकार था, हमारा फंडामेंटल राइट था, जिसको कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू यहां से हटाकर आपके पार्ट 12 में ले जाके रख दिया गया। अब ये आपके 300 क में आता है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए व्याख्या में, बी आपका सही उत्तर है। जब हम बात करते हैं 44th संविधान संशोधन की 1978 में, जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति का अधिकार था, उसको फंडामेंटल राइट से हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 300 क के अंतर्गत आता है, जो कि किस भाग में है? भाग 12 में है, याद रखिएगा। 12वें प्रश्न को देखते हैं। राज्यों को विधिक अनुदान किसकी
अनुशंसा पर प्रदान किया जाता है। तो किसके रिकमेंडेशन पे प्रोवाइड किया जाता है ग्रांट्स, बताइए? क्षेत्रीय परिषद के, अंतर्राज्यीय परिषद के, वित्त आयोग के या फिर केंद्रीय वित्त आयोग के? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका डी है। तो जब पीडीएफ मिलेगा तो आप इसको पढ़िएगा। विधिक अनुदान संसद द्वारा राज्यों को आवश्यकता अनुसार दिया जाता है। संविधान में विधिक अनुदान का वर्णन अनुच्छेद 275 में 275 में है, ठीक है। यह अनुदान भारत की संचित निधि पर भारित होता है, ये भी याद रखें। और किसके रिकमेंडेशन पे दिया जाता है? यूनियन फाइनेंस कमीशन के। 13 प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रपति पद पर हेतु अर्हताओं का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किसमें क्वालिफिकेशन दी गई है प्रेसिडेंट के? तो 56 प्रेसिडेंट के उसके लिए पोस्ट के लिए 56, 58, 53, 60। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका है 58, ठीक है। बी आपका सही उत्तर है, बी आपका सही उत्तर है। देखिए क्लास, अगर हम बात करें यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर अगर हम देख लें, यही से देखते हैं 52 में अगर हम बात करेंगे तो बोला गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 53 में उसके एग्जीक्यूटिव पावर की बात की गई है उनकी, ठीक है। 54 में इलेक्शन की बात की गई है और 55 में मैनर ऑफ इलेक्शन की बात की गई है, याद रखिएगा। मैनर ऑफ इलेक्शन की बात 55 में की गई है। 56 में टर्म की बात की गई है। 57 में अगर री इलेक्शन हो रहा है तो उसकी एलिजिबिलिटी की बात की गई है। 58 में जो आपकी अर्हता है, जो क्वालिफिकेशन की जरूरत होती है, उसकी बात की गई है। 59 में कंडीशन की बात की गई है, जो कंडीशन होना चाहिए। 60 ओथ के बारे में कई बार पूछा है कि प्रेसिडेंट के ओथ किस आर्टिकल में दिया गया है, किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो 60 याद रखेंगे, ठीक है। 61 में इम्पीचमेंट के बारे में भी कई बार पूछा गया है। ये जहां पे मैं स्टार बना रही हूँ, ये आर्टिकल्स तो आपको याद रखनी है। 52 में याद रखेंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात की गई है। 53 में एग्जीक्यूटिव पावर की बात की गई है, ठीक है। फिर इसके बाद 60 में ओथ की बात की गई है, शपथ की बात की गई है। 61 में इम्पीचमेंट की बात की गई है। ये 4 तो पेपर में कई बार पूछा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भूलने की गलती भी मत करिएगा। 14 प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पे विधानसभा की सीटें दी गई है। क्लास अब देखिए, पेपर में कई बार लोकसभा की सीटों से, राज्यसभा की सीटों से और असेंबली की सीटों से प्रश्न बना है। तो ये कुछ ऐसा प्रश्न है जो कि आपको रटना है, लेकिन दुख की बात ये है कि पेपर में प्रश्न यहाँ से बनता है और आपको ये रटना पड़ेगा। अब आप किसी भी तरीके से रट रहे हो, ये आप पर निर्भर करता है। देखा गया था टीसीएस में भी कई बार यहाँ से प्रश्न बना है, आरओ एआरओ में भी लोकसभा राज्यसभा की सीटों से प्रश्न बना है, यहाँ तक कि बीईओ में भी बना है। तो इसलिए रटना पड़ेगा। अब रट लेना, जैसे भी कहीं पे भी पढ़ते हो तो एक जगह चार्ट लगा लो और 1-2 बार पढ़ लिया करो, रट जाएगा, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं। अब देखो, बिहार में 243 सीट्स है, एकदम सही है, ठीक है, ठीक है। राजस्थान में 200 है, एकदम सही है। तमिलनाडु में 234 है, एकदम सही है। वेस्ट बंगाल में 288 दिया, ये आपका गलत है। यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं था? डी आपका सही सुमेलित नहीं है। 288 सीट आपकी महाराष्ट्र में है, ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, 288 सीट की अगर हम बात करेंगे तो ये महाराष्ट्र की विधानसभा में है, और वेस्ट बंगाल की बात करेंगे कितनी है? 294 है, तो याद रखिएगा। 15 प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची से संबंधित नहीं है? तो कौन सा कॉन्करेंट लिस्ट से रिलेटेड नहीं है, ये बोला गया है। मैंने आपको पहले भी बताया है, 3 तरीके की लिस्ट होती है आपकी, यूनियन लिस्ट, ठीक है, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। मतलब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और इन तीनों सूची की बात कहां पर दी गई है मुझे बताइए? 7 शेड्यूल में दी गई है। 7 शेड्यूल में इनके बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, जब भी हम बात करते हैं संघ सूची की, तो यहाँ पर पार्लियामेंट जो सेंटर है वो डिसीजन लेता है, लॉ बनाता है। स्टेट में राज्य लेगा, कॉन्करेंट में दोनों ले सकता है, ठीक है। और अगर इन तीनों में से किसी भी लिस्ट में कोई एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं मेंशन है तो वो कहां पर दिया रहता है? वो किस में रखते हैं? रेसिडरी में, ठीक है, जिसपे जिसकी की पावर किसके पास रहती है? सेंटर के पास रहती है, ठीक है। अगर वो किसी में नहीं आता है तो उस पे कौन लॉ बनाएगा? सेंटर बनाएगा, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, कॉन्करेंट लिस्ट में कौन सा नहीं आता है? न्यास एवं न्यासी, ट्रस्ट एंड ट्रस्टीज आता है, न्यायालय का अवमान आता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, विद्युत आता है, ठीक है। मत्स्य मतलब फिशिंग आपका नहीं आता है। ये किस में आता है आपका? ये स्टेट लिस्ट में आता है। तो 15 का डी आपका सही उत्तर होगा। चलिए 16 प्रश्न को देखते हैं।
बांग्लादेश से सटे भारतीय राज्यों में किसकी सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है? ठीक है, तो कौन सा इंडियन स्टेट है जो अपनी लार्जेस्ट बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ? वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है वेस्ट बंगाल। 16 का ए आपका सही उत्तर है। ये देखिए, आपको ये बांग्लादेश दिख रहा है, इधर आपको दिख रहा है ये ब्लू कलर का जो है वो क्या है? वेस्ट बंगाल है। ठीक है, इधर आपको मेघालय दिख रहा है, इधर त्रिपुरा है, इधर जो पीला वाला रीजन है ये असम है। ठीक है, और इधर मिजोरम है। तो सबसे लार्जेस्ट बाउंड्री कौन शेयर कर रहा है बताइए? वेस्ट बंगाल शेयर कर रहा है। ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, 17 प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? इधर कोयला क्षेत्र दिए गए हैं और इधर राज दिए गए हैं। तो चलिए, चंद्रपुरा जो है ये कोयला क्षेत्र है जो कि कहां पर है? झारखंड में है। क्लास ऐसे प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से इसको पढ़ा जरूर करिए। चंद्रपुरा कहाँ है? झारखंड में है, एकदम सही है। बाहुर कहाँ है? पुडुचेरी में है, एकदम सही है। उमरसार की हम बात करेंगे, ये गुजरात में है, एकदम सही है। कालाकोट असम में नहीं है, ये कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू में है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, क्योंकि कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा गया था। 18 प्रश्न को देखते हैं। सौर विकिरण की कितने प्रतिशत मात्रा प्रकीर्णन और परावर्तन द्वारा क्षय हो जाती है? तो कितना परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन जो है वो आपका लॉस हो जाता है स्कैटरिंग और रिफ्लेक्शन से? 27, 34, 35 या फिर 51? तो यहाँ पर 35% आपका सही उत्तर है। 18 का सी आपका सही उत्तर है। यहाँ पे देख लीजिए, सौर विकिरण की जब हम बात करते हैं तो बादलों द्वारा कितनी स्कैटरिंग होती है? 27, 2% आपका धरातल द्वारा, वायुमंडल द्वारा 6। तो इसको आप ऐड करेंगे, 27 + 2 + 6 कितना आएगा? आपका 35 हो जाएगा। ठीक है, 19वां प्रश्न देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के किस देश को अफ्रीका का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड ऑफ अफ्रीका किसको कहा जाता है? जिम्बाब्वे को, मलावी को, नाम्बिया को या फिर मोजाम्बिक को? इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका मलावी। बी आपका सही उत्तर है। मलावी को स्विट्जरलैंड का, अफ्रीका का स्विट्जरलैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भी बहुत खूबसूरत जगह है। ठीक है, तो बी आपका सही उत्तर है। चलिए 20वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, करेक्टली मैच नहीं है? कोलंबिया की राजधानी बगोटा सही है, उरुग्वे की मॉन्टवीडियो सही है, पेरू की लीमा सही है, सूरीनाम की जॉर्ज टाउन गलत है। यहाँ पर बी आपका सही उत्तर होगा। सूरीनाम की बात करेंगे तो पैरामारिबो इसकी राजधानी है। ठीक है, याद रखिएगा, पेपर में कैपिटल से रिलेटेड प्रश्न पूछता है। 21वां प्रश्न देखते हैं। चेचक का कारण निम्नलिखित में से कौन सा वायरस होता है? तो स्मॉल पॉक्स किसकी वजह से होती है? रैप्डो की वजह से, अरबो की वजह से, ऑर्थो की वजह से या फिर वेरियोला वायरस की वजह से? तो जो स्मॉल पॉक्स है वो आपका वेरियोला वायरस की वजह से होती है। डी आपका सही उत्तर है। चलिए 22वें प्रश्न को देखते हैं। मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो व्हाट परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, सॉरी क्लास, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की बात की गई है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात नहीं की गई है। तो कितना परसेंटेज कार्बोहाइड्रेट हमारे ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, ये प्रश्न है। 5%, 10%, 18% या फिर 1%? और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका 1%। 22वें का आपका सही उत्तर डी है। 1% जो हमारी बॉडी है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनी है। आप सभी को पता है हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए जल 55 से 65% जो है प्रतिशत जो है वो हमारी बॉडी जल से मिलकर बनी रहती है। प्रोटीन 14 से 17%, फैट वसा की बात की जा रही है 12%। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की बात की जा रही है 1% और विटामिन और मिनरल्स की बात करेंगे तो 7%। तो हो सकता है पेपर में कभी पूछ ले, तो याद रखिएगा वाटर, वाटर के बाद क्या है? प्रोटीन, प्रोटीन के बाद क्या है आपका? फैट, फैट के बाद मिनरल्स एंड विटामिन और लास्ट में कार्बोहाइड्रेट। 23rd प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका पाचन अमाशय से प्रारंभ होता है?
तो डाइजेशन हमारे स्टमक में स्टार्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा का, फैट का, वसा व प्रोटीन का, केवल प्रोटीन का या प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का। तो यहां पर आपका सही उत्तर है फैट और प्रोटीन का। 23rd का बी आपका सही उत्तर है। वसा और प्रोटीन की बात करते हैं तो इसका पाचन आमाशय से पेट मतलब स्टमक में स्टार्ट होता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका जो डाइजेशन है वो आपके माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। ये चीज याद रखिएगा। पेपर में एक बार प्रश्न पूछा था इस तरीके का कि किसका डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाता है, तो याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट का। जैसे आप खाते हैं सलाइवा, उसमें जाके खाने में मिक्स होता है, उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कार्बोहाइड्रेट को टाइलिन एंजाइम स्टार्च को पूर्णतः उदासीन या हल्के क्षारीय माध्यम में माल्टोज या आइसोमाल्टोज या डेक्सट्रीन में तोड़ता है। तो यहाँ पे जो टाइलिन है ना, जैसे उसके साथ ये एंजाइम आपका स्टार्च स्टार्ट कर तो ब्रेक डाउन होने लगता है कार्बोहाइड्रेट का। ये प्रश्न पेपर में पूछा था, टाइलिन भी याद रखिएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा क्योंकि पेपर में पूछा गया, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। चलिए 24वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ आविष्कार दिया है, दूसरी तरफ आविष्कारक दिया है, इन्वेंटर दिया है। यहाँ पर देखिए लाउड स्पीकर हॉरिस शॉर्ट एकदम सही है। पेट्रोल कार कार्ल बेंच सही है। मशीन गन जेम्स पैकेल, ये कई बार पेपर में पूछा है, याद रखिएगा, सही है, ठीक है। विद्युत पंखा डेविड बुस्नेल दिया है, ये गलत है आपका। इलेक्ट्रिक फैन के इन्वेंशन डेविड बुस्नेल ने नहीं की है। विद्युत पंखे का आविष्कार व्हीलर ने किया है, याद रखिएगा, ठीक है। जब डेविड बुस्नेल की बात आती है तो डेविड बुस्नेल ने पनडुब्बी का आविष्कार किया है। दोनों चीज याद रखिएगा, पनडुब्बी का आविष्कार किसने किया है? डेविड बुस्नेल ने किया है। और जब विद्युत पंखे की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फैन की, तब आप याद रखेंगे व्हीलर। 25वें प्रश्न को देखिए। आर्द्रता के मान में वृद्धि होने से ध्वनि को चाल बढ़ जाती है क्योंकि, ठीक है, यहाँ पे जैसे ही वैल्यू ऑफ ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है, स्पीड ऑफ द साउंड इंक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि डेंसिटी इज हाई, डेंसिटी इज लो, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, नन ऑफ द अबव। क्लास इस प्रश्न को आप रहने दीजिए क्योंकि ये प्रश्न ना थोड़ा अजीब सा है। व्याख्या भी हम नहीं देखेंगे क्योंकि इंक्रीज इन इसको सही से लिखा नहीं है। किसकी डेंसिटी की बात कर रहे हैं, इसको रहने दीजिए। इस प्रश्न को देखते हैं हम लोग, 25वें को हटाते हैं, 26वें प्रश्न को देखते हैं। भारत सरकार द्वारा दिए गए उपायों निधि व साथी यह अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो निधि और साथी किस क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र से, द्वितीय, तृतीय या फिर पंचम? आपको पता है जब भी हम बात करते हैं तो हम प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं, प्राथमिक की, सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं, टर्शरी सेक्टर की बात करते हैं। कहा जाता था भारत जो है वो प्राथमिक क्षेत्र, यहाँ पर इस पे ज्यादा मतलब भारत प्राइमरी इकोनॉमी पे बेस्ड है, प्राइमरी सेक्टर बेस्ड है। क्यों? क्योंकि भारत पूरी तरीके से, भारत की जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, ठीक है, कृषि प्रधान देश भारत को बोला जाता था। अब प्राइमरी सेक्टर से बढ़कर हम टर्शरी सेक्टर पे मूव कर चुके हैं। अगर कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे, प्राइमरी सेक्टर में आपके एग्रीकल्चर सेक्टर्स आते हैं, ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स आते हैं। इसीलिए बोला जाता है जो चाइना जो है वो सेकेंडरी सेक्टर बेस्ड इकोनॉमी है क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग हब है, ठीक है। और टर्शरी में आपके सर्विस सेक्टर आते हैं और भारत कहीं ना कहीं प्राइमरी सेक्टर से ऊपर उठ के टर्शरी सेक्टर पे आ रहा है, सर्विस सेक्टर पे आ रहा है। यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर पे हम लोग पीछे लैग कर रहे हैं और इसी पे फोकस करने की जरूरत है। तभी मेड इन इंडिया प्रमोट किया जा रहा है, हमारा मैन्युफैक्चरिंग हब को आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है। यहाँ पर निधि और साथी की बात की गई है तो निधि और साथी जो स्कीम है वो आपके टर्शरी सेक्टर से रिलेटेड है। 26वें का सी आपका सही उत्तर है। यहाँ पे देख लीजिए, नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ये आपका किसका फुल फॉर्म है? निधि का। और साथी की बात करेंगे तो सिस्टम फॉर असेसमेंट अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग फॉर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, तो ये याद रखिएगा, पेपर में फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। 27वां प्रश्न देखते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में असत्य कथन को चुनना है, तो कौन सा आपका फॉल्स स्टेटमेंट है? जब भी हम इस इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम कार्ल मार्क्स की बात करते हैं जो कि सही है, ठीक है।
इसमें उत्पादन और वितरण के स्तर पर राज्य का स्वामित्व होता है, ये भी सही कहा जा सकता है। इसमें आर्थिक निर्णय सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखकर सोशल वेलफेयर की बात की जाती है, सही कहा जा सकता है। या विकेंद्रीकृत व्यवस्था है, ये नहीं होगा, बी आपका नहीं होगा। आपको पता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जब आई, कैपिटलिज्म जब आपका राइज कर रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब था, तो उस समय क्या हो रहा था, जो कंपनी के जो ओनर होते थे इंडस्ट्री की, वो तो अमीर होते जा रहे थे, लेकिन जो वर्कर्स थे, जो लेबर थे, उनकी जो दशा थी वो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। तो यहाँ पे कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो रहा था, अमीर अमीर होते जा रहे थे, गरीब गरीब होता जा रहा था। जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके हाथ में पैसा आता जा रहा था, आता जा रहा था, आता जा रहा था, लेकिन जो बेचारे वर्कर्स थे उनके हाथ में पैसे ही नहीं थे, उनकी दशा खराब होती जा रही थी। तो यहाँ पर फिर सोशलिज्म की बात आई, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स ने इसमें बात की, इन्होंने कहा कि ये जो है कैपिटलिज्म जो ये चल रहा है इसको खत्म करना पड़ेगा, सारे जो लेबर्स हैं उनको एक साथ इकट्ठा होना पड़ेगा और एक विद्रोह करना पड़ेगा, रिवॉल्यूशन करना पड़ेगा, जो आपके जो ये ओनर्स हैं इनको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, ये सब चीजें थी, बहुत डीप में है। यहाँ पे याद रखिएगा 27 का बी आपका सही उत्तर है। 28 देखते हैं, भारत जब विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना तब देश में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। तो भारत जब WTO का मेंबर बना तो उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, 7वीं, 10वीं, 5वीं या फिर 8वीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। 28वें का 8 मतलब डी आपका सही उत्तर है। देखिए भारत WTO का मेंबर आपका 1995 में बना है, ठीक है, और भारत में उस समय 8वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी जो कि 1992 से 1997 तक चली थी, ठीक है, याद रखिए। 29 देखते हैं, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1985 में नहीं, 1988 में नहीं, 2002 में नहीं, 1996 में। तो 29 का डी आपका सही उत्तर है। 30 प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रगतिशील कर है। तो प्रोग्रेसिव टैक्स कौन सा है, सेल टैक्स नहीं है, स्टैम्प ड्यूटी नहीं है, कस्टम ड्यूटी नहीं है, इनकम टैक्स है। देखिए क्लास, जब भी बजट आता है तो आप देखते होंगे कि इनकम टैक्स के लिए एक स्लैब आता है, जैसे 0 से 5 लाख जिनकी सैलरी है उनके लिए कितना इनकम टैक्स लगेगा, 5 से 10, 10 से 15, ऐसे अलग अलग स्लैब आता है। तो आपकी इनकम जितनी ज्यादा रहती है उतना ज्यादा आपसे टैक्स लिया जाता है। तो वो किस तरीके का टैक्स होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स। तो ये आपका 30 का बी सही उत्तर है। देखिए ये लिखा है, प्रगतिशील कर उस कर को संदर्भित करता है जो आय में वृद्धि के साथ बढ़ता है। प्रगतिशील कर सीधे करदाता की भुगतान करने की क्षमता से संबंधित होता है। इनकम टैक्स है तो आपको पता है आप ही दोगे, डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। चलिए 31 प्रश्न को देखते हैं, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना इनमें से किसमें उल्लेखित है। तो यहाँ पे प्रोटेक्ट, प्रिजर्व, सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी किसमें मेंशन है बताइए, संविधान की प्रस्तावना में, प्रियम्बल में, DPSP में, मौलिक अधिकार में या फिर मौलिक कर्तव्य में। तो 31 का जो सही उत्तर है वो आपका क्या है, मौलिक कर्तव्य में, फंडामेंटल ड्यूटीज में, डी आपका सही उत्तर है, ठीक है। अब क्लास मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं आप क्या क्या पॉइंट याद रखेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज आपके 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारे संविधान में ऐड किया गया 1976 में, ठीक है। किसके रिकमेंडेशन में, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन में, याद रखिएगा। जिस समय फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे संविधान में ऐड किया गया था उस समय ये कितने नंबर में थी, 10 नंबर में थी, ठीक है। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था। बाद में इसमें एक और फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया और अभी कितना है, 11 है। ये कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी था, इसको हमने 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू ऐड किया गया था। इसमें क्या बोला गया था, 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, ठीक है। ये गार्जियन और पेरेंट्स की ड्यूटी होगी कि वो अपने बच्चों को, जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें। तो इतनी चीज आप याद रखिएगा। अच्छा यहाँ पर एक चीज और, फंडामेंटल ड्यूटीज का ये कॉन्सेप्ट किस देश से लिया गया है, USSR से लिया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। 32वें प्रश्न को हम देखते हैं, एक तरफ संगठन दिया है, एक तरफ स्थापना दिवस दिया है। सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन 1965 नहीं, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन 2002, ये आपका सही है।
बी आपका सही है, यही आपका करेक्टली मैच्ड है। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन 2006 दिया है, 2005 होना चाहिए। स्टेट सिक्योरिटी कमीशन 2014 दिया है, गलत दिया है। यहां पर देख लेते हैं हम, जब हम राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन की बात करते हैं तो 2002 है, ठीक है। राज्य सूचना आयोग की बात करते हैं 2005, ठीक है। सुरक्षा आयोग की बात करते हैं राज्य, तो ये 2013। और सिविल डिफेंस की अगर हम बात करें तो ये भारत में आपका स्टैब्लिश हुआ था 24 अक्टूबर 1941 को, लेकिन पार्लियामेंट ने इसको इनैक्ट किया था 1961 में थ्रू सिविल डिफेंस एक्ट 1968। ये याद रखिएगा। 33rd प्रश्न को देखते हैं। एक तरफ मेला दिया है, दूसरी तरफ स्थान दिया है, ठीक है। सबसे पहले कालिंजर मेला महोबा, ये आपका गलत है, बांदा में लगता है, ठीक है, ये याद रखिए। कालिंजर मेला जो है वो बांदा में लगता है। रथ यात्रा मेला गलत है, कहां लगता है? बनारस में। सोरो मेला कासगंज, सही है। सैयद सालान मेला की बात करेंगे अंबेडकर नगर, गलत है, ये बहराइच में लगता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 33वें का सी आपका सही उत्तर है, ठीक है। अच्छा, अगर पूछे पेपर में प्रदेश में सबसे ज्यादा मेला कहां लगता है तो आप याद रखेंगे मथुरा में, और सबसे कम मेला पीलीभीत में। यहां देख लीजिए, कुंभ मेला कहां लगता है? प्रयागराज में। बटुकेश्वर मेला कहां लगता है? आगरा में, ठीक है। गढ़मुक्तेश्वर मेला कहां लगता है? हापुड़ में। नौचंदी मेला मेरठ में कई बार पूछा है, नौचंदी मेला कहां लगता है। देव मेला, जिसको कि देवा शरीफ में जो लगता है आपका, बाराबंकी में लगता है, ठीक है। माकनपुर मेला की बात करेंगे फर्रुखाबाद। ढाई घाट मेला शाहजहांपुर, ठीक है। गोला गोकर्ण नाथ मेला लखीमपुर खीरी में। कालिंजर मेला बांदा में। देवी पाटन बलरामपुर में। लखनऊ में। वाराणसी पर्यटन वाराणसी में। सकुम्बरी मेला की बात करेंगे तो ये सहारनपुर में। खिचड़ी मेला गोरखपुर में, गोरखनाथ में लगता है। गोविंद सागर मेला अंबेडकर नगर में। राम बारात मेला आगरा में। तो सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 34 प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बीरबल के जन्म से संबंधित है? तो कौन सा बीरबल के जन्म से संबंधित है? कालिंजर, कालपी, कोइल या कड़? तो यहाँ पे कालपी है। 34 का बी आपका सही उत्तर है, ठीक है। कालपी में बीरबल का जन्म हुआ था, याद रखिएगा। चलिए 35 प्रश्न को देखते हैं। जनगणना से रिलेटेड है, तो यहाँ पर इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज दी है, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की गई है, जनघनत्व की बात की गई है। तो सबसे पहले तो आपका दिल्ली होता है, दिल्ली आपको यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया है अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करें। फिर चंडीगढ़ है जो कि आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया है। उसके बाद आपका क्या आता है? दमन दीव। फिर आपका आता है यहाँ पे क्या करना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में दमनदीप, फिर उसके बाद लक्षद्वीप, दादर नागर, फिर हाँ ठीक है। यहाँ पर देखिए फिर आपका दमनदीप आता है, यहाँ पे दिल्ली चंडीगढ़ नहीं दिया है। उसके बाद आपका दमनदीप आता है, फिर लक्षद्वीप आता है, फिर आपका आता है दादर नागर और फिर अंडमान निकोबार। ए आपका सही उत्तर है। यहाँ पे व्याख्या में हम देख लेते हैं। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी भारत की पूछे तो 382 याद रखिएगा। अब अगर आपसे पूछे राज्यों में सर्वाधिक जनघनत्व कहां पर है तो आप याद रखेंगे स्टेट में, बिहार में, ठीक है। और अगर राज्यों में सबसे कम जनघनत्व कहां पर है, सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अगर यहीं पर यूनियन टेरिटरीज की बात कर लिया तो आप याद रखेंगे सबसे ज्यादा कहां पर है, दिल्ली में है, और सबसे कम कहां पर है, अंडमान निकोबार में। यूनियन टेरिटरीज की बात करें, यूटीज की बात करें। अब देखिए अगर जनघनत्व की हम बात करें केंद्र शासित प्रदेशों में, यूनियन टेरिटरीज में, तो सबसे ज्यादा आपका दिल्ली में है, फिर चंडीगढ़ में है, फिर आपका पुडुचेरी में है जो कि ऑप्शन में आपको नहीं दिया था, फिर दमनदीप में है, लक्षद्वीप में है, दादर नागर में है, और फिर आखिरी में आपका अंडमान निकोबार में है। तो ठीक है, तो चलिए क्लास आज के सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। आज के सेशन में हमने 35 प्रश्नों को डिस्कस किया जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इन प्रश्नों को आप जरूर देखिए, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है तो पूछिए। अभी तक हमने 80 टेस्ट डिस्कस कर लिए हैं, तो आप इन टेस्ट को जरूर एक बार रिव्यू करिए, देखिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ लीजिए कमेंट में लिखकर, और हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर कुछ प्रश्नों के साथ जो कि परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आप देखते होंगे कि हम हर टेस्ट में हर सब्जेक्ट को कवर करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम तक आते आते आपके ज्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। अगर कोई डाउट होता है तो आराम से कमेंट में पूछा करिए कि मैम ये समझ में नहीं आया, नेक्स्ट क्लास में समझा दीजिएगा, उसको नेक्स्ट क्लास में कवर कर लिया जाएगा।
और नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। खूब पढ़िए, खूब आगे